हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग डेली कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे होते हैं। और आज का सेशन है ऊप्स के पार्ट 3 पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि ये इस चैनल पे आपको डेली कुछ नए अपडेटेड वीडियोस मिलते होंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो अगर बात करें कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो कंस्ट्रक्टर से पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऊप्स के फंडामेंटल्स, जहां पर हमने ऑब्जेक्शन क्लास की बात की थी। फिर हमने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर, जहां पर हम मल्टीपल लाइक प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड कंसेप्ट को समझा था। लेकिन जब हम क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे थे तो वहां पर एक नया टर्म आया ऊप्स में। हुआ ये कि जब फंक्शन हम बना रहे थे तो फंक्शन कुछ वैल्यू ले रहा था, कुछ वेरिएबल का मेमोरी स्पेस स्टोर कर रहा था अपने मेमोरी में। तो उसको कम करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बनाया गया, जिसमें जो क्लास का नाम था, जिसमें क्लास का जो वेरिएबल का नाम था, उसी नाम से हम फंक्शन बना रहे थे और उसके अंदर हम परफॉर्म कर पा रहे थे कोई टास्क। मतलब हुआ ये कि अगर हम सिंपल वे में समझें कि कंस्ट्रक्टर है क्या, तो बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। मतलब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन का मतलब कि क्लास का एक पार्ट है जो एक फंक्शन की तरह है, दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, अब यहां तक तो आपको पता था कि जब हम क्लास नाम का, लाइक लेट सपोज कार नाम का क्लास था और उसके लिए हम सी नाम का ऑब्जेक्ट बनाए थे। बट अब यहां पर एक क्वेश्चन कि जब कार नाम का सी नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाए, तो जब ऑब्जेक्ट बनाए तो पूरा क्लास है जो कॉल हो गया। तो जब क्लास पूरा कॉल हो गया और इसके अंदर अब कार नाम का ही फंक्शन बनाया हुआ है, तो आप खुद सोचो ना कि जब ये पूरा कॉल हो गया तो इसके अंदर जो सेम चीज होगा वो भी कॉल हो जाएगा बिना जो कॉल किए। इट मीन्स कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाए वो फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, क्योंकि क्लास यहां कॉल हो रहा था तो उसके अंदर जो फंक्शन उसी के नाम का बना था वो भी कॉल हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तब। उसके बाद इट इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। फंक्शंस का हम यूज क्यों करते हैं? फंक्शंस का यूज इसलिए कर पा रहे होते हैं कि डेटा मेंबर्स पर हम कुछ परफॉर्म कर पाए कैलकुलेशन। तो क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं उस पर अगर हमें परफॉर्म करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां तक अगर शॉर्ट में समझे कि कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, जो क्लास का नाम लिखते हैं उसी नाम से अगर आप फंक्शन बना दिए और उसके अंदर कुछ परफॉर्म कर दिए टास्क, तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और जब आप क्लास को कॉल कर रहे होते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो चूंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम दोनों सेम होता है तो ऑटोमेटिकली वो भी कॉल हो जाता है। दैट्स इट। तो यहां तक एक चीज समझ में आ गया। अगर इसके हम की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में हम बोल सकते हैं कि जो सेम नेम होगा, उसी जैसे क्लास का अगर नाम है कार, तो कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन, लाइक जो हम फंक्शन बना रहे होंगे उसका भी नाम हो रहा होगा कार। मतलब दोनों का नाम सेम हो रहा होगा। उसके बाद नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। लाइक हमने फंक्शन पढ़ा था जहां पर हमने बोला था कि रिटर्न टाइप आपको लगाना होता है या तो नॉन रिटर्न टाइप या रिटर्न टाइप फंक्शन के आगे लगाना होता है। अगर आपको फंक्शंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और फंक्शंस के टॉपिक को कवर करके वापस से आइए। तो वहां पर हमने काफी डिटेल में फंक्शन का डिटेल किया था। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हमें रिटर्न टाइप लगाना भी नहीं पड़ता है, यहां तक कि नॉन रिटर्न टाइप भी लगाना नहीं पड़ता। वॉइड कंसेप्ट भी हम जरूरी नहीं समझते। मतलब डायरेक्ट आप फंक्शन का नाम लिखिए जो क्लास का नाम है और उसके अंदर परफॉर्म कीजिए, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सेम नेम होगा, कोई रिटर्न टाइप लेगा नहीं ये फंक्शन, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि क्लास, क्योंकि क्लास तो आपको लगाना होगा, क्लास के अंदर जो क्लास का नाम है, लेट सपोज यहाँ पे कार,
उसके बाद हमने किया, और ये मेथड जो पब्लिक है वो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आपको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मालूम नहीं है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो, जहां पर मैंने काफी डिटेल में मैंने बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर काम कैसे करता है। और ये रहा क्लास नेम। तो लेट सपोज यहाँ क्लास नेम की जगह पे कार है और इसके अंदर ये फंक्शन है, और ये फंक्शन के अंदर आप जो भी फंक्शन के अंदर काम कराना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो कि जो क्लास का नाम था उसी नाम से अगर हम फंक्शन बना दिए तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। दैट्स इट। और इसके अंदर आपने एक चीज गौर किया होगा, फंक्शन के आगे कोई भी रिटर्न टाइप हमने नहीं लगाया, तो ये होता है मेजरली कंस्ट्रक्टर का रूल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर को पढ़ने से पहले, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पढ़ने से पहले इसके बेनिफिट्स पर बात करते हैं। लाइक अभी तक हो क्या रहा था कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि जब भी हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज करके उसके अंदर हम फंक्शन बना रहे थे, मेथड्स बना रहे थे और उसको यूज कर पा रहे थे रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर हुआ ये कि जब सबका फंक्शन भी, क्योंकि एक वेरिएबल है और जब फंक्शन में कुछ स्टोर हो रहा था तो वो मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था, तो वहां पर उस स्पेस को बचाने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का, ताकि वो फंक्शन, लेट्स एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि एक वेरिएबल बनाया गया कार नाम का क्लास, ये क्लास है और इसके अंदर हमने फंक्शन स्टार्ट बनाया, स्टार्ट, और ये है जो फंक्शन है। तो यहां पर हो क्या रहा था कि लेट सपोज ये मेमोरी में स्पेस ले रहा था 5 बाइट का और ये मेमोरी में स्पेस ले रहा था 3 बाइट्स का, तो टोटल कितना स्पेस लिया, 8 बाइट्स का, ऐसा हुआ। लेकिन अब कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ये हुआ कि कार नाम का क्लास था तो 5 बाइट्स लिया और इसी नाम का मैंने जो वेरिएबल भी बना दिया, तो जब वेरिएबल इसी नाम का फंक्शन भी बना दिया तो वो तो स्पेस लेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसका ऑलरेडी सेम नाम का वेरिएबल बन चुका है 5 बाइट्स का। तो यहां पर अंतर क्या हुआ कि जो पहले 8 बाइट्स ले रहा था अब उसी नाम का 5 बाइट्स में क्लास के साथ साथ फंक्शन भी बन गया है। तो ये मेजर जो डिफरेंस हो रहा होता है कि हम कंस्ट्रक्टर को क्यों इंक्लूड करते हैं। तो एक बेस्ट मेथड माना जाता है कि कंस्ट्रक्टर को यूज करके आप रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि आपका मेमोरी स्पेस बच सके। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर का टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप समझते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड क्या होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तरह से बोलिए सबसे बेसिक कंस्ट्रक्टर है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना होता है, बेसिक सा आपको एक फंक्शन बनाना होता है और उसके अंदर आपको काम करना होता है। तो इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे होंगे तो सबसे पहले कंपाइलर पहुंच रहा होगा आपके मेन फंक्शन पे। जब मेन फंक्शन पे पहुंचा तो उसने देखा स्टूडेंट S1। स्टूडेंट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये क्लास है और S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब S1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो क्लास नाम को कॉल कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहां पर आ नहीं रहा। अब यहां पर जैसे स्टूडेंट कॉल किया तो स्टूडेंट नाम के क्लास को वापस में देखा। अब यहां देखते उसको ये दिखा कि क्लास स्टूडेंट नाम में एक हमने डेटा मेंबर बनाया जिसका नाम है इंट रोल, मतलब रोल नंबर का वेरिएबल बनाया जो इंटीजर डेटा टाइप रखने वाला है। उसके बाद हमने लिखा पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब ये सब जगह एक्सेस कर रहा होगा। और ये गौर कीजिए ये लाइन स्टूडेंट, ये लाइन यस, स्टूडेंट नाम का क्लास था और स्टूडेंट नाम का ही फंक्शन हमने बना दिया। और उस फंक्शन में हमने क्या किया, रोल नंबर जो वेरिएबल बनाया था उसको 0 दे दिया। अब 0 दे दिया, स्टोर करा दिया, मतलब जो रोल नंबर है उसका वैल्यू हो गया 0। और यहां पर सी आउट प्रिंट कराया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन ये सी आउट कहां से काम आया, यूजिंग आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी के हेल्प से। और फाइनली इतना काम ये कर दिया, मतलब जैसे ही ये लाइन मैंने लिखा कि स्टूडेंट S1 क्लास कॉल हुआ। अब क्लास कॉल हुआ तो स्टूडेंट नाम का फंक्शन भी तो था, तो वो भी कॉल हो गया। और वो जब कॉल हो गया तो सी आउट प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जब हम आउटपुट पर ध्यान दे रहे होंगे तो सबसे पहला लाइन आया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड,
क्योंकि ऑटोमेटिकली इसलिए कॉल हो गया क्योंकि जब हमने क्लास बनाया तो क्लास ही का नाम पे वो फंक्शन था, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और वो फंक्शंस आपको प्रिंट करके दे दिया। जिस तरह से हम नॉर्मली फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी सेम काम हुआ कि वो फंक्शन कॉल हो गया। अब जब एक बार कॉल हो गया तो उसके अंदर एक और फंक्शन है, स्टूडेंट नाम में एक और फंक्शन है जो है डिस्प्ले नाम का फंक्शन। उसमें हमने क्या किया, सी आउट में रोल लिखकर रोल प्रिंट कर दिया। तो रोल का वैल्यू क्या है 0। तो जब यहाँ पर s1 डॉट डिस्प्ले, अब ये देखो यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात, जब फंक्शन का नाम दूसरा था तो हमें कॉल करना पड़ा ऑब्जेक्ट के थ्रू कि s1 डॉट डिस्प्ले, और जब फंक्शन को कॉल किया तब ये फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया s1 डॉट रोल नंबर का वैल्यू, और रोल नंबर का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पर s1 जब डिस्प्ले ओके कॉल किया तो रोल नंबर का वैल्यू आ गया 0 और ये प्रिंट हो गया। तो अगर आप एक चीज गौर किए हो कि अगर फंक्शन का नाम डिफरेंट है तो आपको कॉल करना पड़ता है, लेकिन अगर फंक्शन का नाम क्लास नेम के साथ मैच कर रहा है तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट खुद कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं और उसके हेल्प से वो काम अपना कर रहा होता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर का रोल होता है। तो अब बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, दूसरा टाइप कि पैरामीटराइज क्या होता है। तो पैरामीटराइज में कुछ नहीं हो रहा होता है, जब हम नॉर्मली फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो किसी किसी में हम पैरामीटर्स डाल रहे होते हैं और किसी किसी में हम पैरामीटर्स नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात है पैरामीटर्स इनपुट करने का, यानी वैल्यू लेने का, क्योंकि वैल्यू हम कैसे लें। तो सेम कंस्ट्रक्टर का सारा काम होगा, कहीं पर कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। जब आप फर्स्ट फंक्शन आप जब बना रहे होगे स्टूडेंट नाम का जो क्लास के नाम के साथ मैच हो रहा होगा, उसमें आपको पैरामीटर्स कुछ देना होगा। इट मीन्स कि इंट आर है तो यहाँ पर आर नाम का वेरिएबल स्टोर हुआ और वो वहां पर जाकर रोल नंबर जो हमने बनाया था वेरिएबल, उसके अंदर रोल नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें क्या किया, आर नाम का जो वैल्यू आ रहा होगा आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, वो आर्ग्यूमेंट्स अब आर नाम के पैरामीटर में स्टोर हुआ और वो आर का वैल्यू रोल नंबर में असाइन कर दिया गया। मतलब अगर इसको समझना है तो ऐसे समझो कि नीचे आर्ग्यूमेंट्स पास हुआ, यहाँ पर स्टूडेंट s1 में स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल हुआ और कॉल होते 101 पास हुआ। मतलब स्टूडेंट आर वाला वैल्यू में 101 गया, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स था, यहाँ जाके पैरामीटर बना। अब ये जो पैरामीटर बना इसीलिए ये पैरामीटर फंक्शन जो पैरामीटर के साथ है और ये फंक्शन क्या है, क्लास नेम के साथ इक्वल है, मतलब ये एक कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटर स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आर का वैल्यू 101 स्टोर हो गया और 101 स्टोर होते ही ये आर का वैल्यू रोल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अब रोल का वैल्यू हो गया 101 और वापस से सी आउट प्रिंट किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इसका जब हम आउटपुट पर ध्यान दे रहे होंगे तो सबसे पहले ये क्या कर रहा होगा कि यहां तक अगर प्रोसेस समझे तो ये वैल्यू रख लिया 101 और ये प्रिंट कर दिया, तो मतलब प्रिंट हो रहा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये फर्स्ट लाइन खत्म। उसके बाद फिर आया इस लाइन का काम खत्म हो गया, अब इस लाइन पर आते हैं। तो स्टूडेंट s2 आ रहा होगा और अब वैल्यू जा रहा होगा 202, मतलब r का वैल्यू शुरू में 101 था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट s1 था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट s2 है। तो s1 के ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो रोल नंबर का वैल्यू क्या है 101। अब s2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो आप एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर s2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया और वापस उस क्लास को कॉल किया गया और जैसे ही क्लास कॉल हुआ तो फंक्शन भी कॉल हो गया और अब r का वैल्यू 202 हो गया s2 ऑब्जेक्ट के लिए और वापस से ये लाइन प्रिंट हुआ क्योंकि ये फंक्शन चल रहा था ऑटोमेटिक कॉल होने पर, तो वापस से ये लाइन प्रिंट हो रहा होगा। और वापस से अगर हम आउटपुट पर ध्यान दें तो वापस से वो लाइन पहले प्रिंट हुआ क्योंकि पहले फंक्शन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर नाम के जो फंक्शंस थे उसके अंदर यही लिखा हुआ था, तो वो हमें प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब आया अगला लाइन कि s1 डॉट डिस्प्ले। तो s1 अगर याद कीजिएगा कि s1 नाम का ऑब्जेक्ट था जिसमें r का वैल्यू 101 था और ये जब डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन में क्या लिखा गया है कि सी आउट रोल नंबर और रोल का वैल्यू दे दो। तो s1 में रोल नंबर का वैल्यू था 101,
तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा रोल 101 और S2 में हो रहा होगा 202, तो रोल 202। और जब फाइनल आउटपुट देख रहे होंगे तो पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल 2 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाया, दोनों बार बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कॉल होते ही वो पहला अपना काम किया और बाद में बाकी जो फंक्शंस थे उसको कॉल करने पर वो अपना आउटपुट दिया। तो इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कुछ नहीं है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बच्चे लोग, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि पैरामीटराइज क्या होता है। पैरामीटराइज का मतलब है कि वो फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर्स ले रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और ये आपका रियल डिफरेंस हो रहा होता है नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। अब बात करते ओप्स कंसेप्ट में, वन ऑफ द मोस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कंसेप्ट, और यहां तक कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कॉपी का मतलब क्या हुआ कि कॉपी का मतलब हुआ कि एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पे पेस्ट की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझने का यही सबसे बेसिक एग्जांपल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे कंस्ट्रक्टर के पास कॉपी करेंगे, यानी स्टोर कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ही बेसिक है कि एक जगह से हम कॉपी कर रहे होंगे और दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे होंगे, मतलब एक वैल्यू कहीं से पिक करेंगे और दूसरा में स्टोर कर देंगे, दैट्स इट। तो अगर इसके कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड पर ध्यान दें तो हमने कुछ नहीं किया, वापस से स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल किया और स्टूडेंट में हमने क्या किया कि आर नाम का वेरिएबल लिया। लेकिन उससे पहले यहाँ समझते हैं मेन फंक्शन से कि सबसे पहले S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, 111 लिया, यानी यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास हुआ 111। स्टूडेंट नाम के क्लास में अगर स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन बना होगा जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, तो वहां पर जो भी आर्गुमेंट्स यानी जो भी पैरामीटर ले रहा होगा वो 11 ले रहा होगा। तो हम वापस से आते हैं स्टूडेंट के कोड में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 11 जैसे ही पास हुआ तो इंट आर के पास, रोल के पास आर वैल्यू स्टोर हो गया, यानी रोल वाला में हमारा वैल्यू आ गया, रोल में हमारा वैल्यू आया 111। यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद हुआ ये लाइन का बहुत महत्व है। जब पहला लाइन क्लियर हो गया तो खत्म। अब आया यहाँ पर इस लाइन में, क्योंकि स्टूडेंट नाम का भी फंक्शन एक और है तो ये भी कॉल होगा। अब उसमें देखा कि भाई हुआ ये कि अब हुआ कि स्टूडेंट नाम का फंक्शन फिर कॉल हुआ और यहां पर लिखा गया है कॉन्स्ट स्टूडेंट एड्रेस एस। अब यहां पर उसको समझ में आया नहीं कि हुआ क्या। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्टूडेंट नाम का जो ये क्लास, जो ये कंस्ट्रक्टर था, उसका एड्रेस ले रहा है, यानी उसका कॉपी पेस्ट कर रहा है। वो कैसे हो रहा है, यहां पर देखो, स्टूडेंट S2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया और S2 नाम के जो ऑब्जेक्ट बनाने पर S1 को असाइन किया गया, मतलब 2 ऑब्जेक्ट बनाया गया। पहला तो S1 था, तो S1 नाम का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा असाइन हो गया S2 में। मतलब अगर मान लो एक पर्सन ये है, एक पर्सन हम हैं, ये S1 है जिसके पास 111 वैल्यू है और हम S2 हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, S2 में S1 पूरा असाइन हो गया, मतलब ये मेरे पास पूरा आ गया। तो कहीं ना कहीं S1 का वैल्यू पूरा S2 में स्टोर हो गया। तो अब S1 क्या हो गया, S1 यहाँ पर S1 एक ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन वो कौन सा क्लास को कॉपी कर रहा है, स्टूडेंट नाम का क्लास। और स्टूडेंट नाम की क्लास में क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो वो S1 नाम का कंस्ट्रक्टर पूरा इसमें कॉपी हो गया, स्टोर हो गया, और वही स्टोर होते यहाँ पर एज आर्गुमेंट्स पास हुआ और यहाँ पर एज पैरामीटर स्टोर किया। और अभी तक हुआ ये था कि इसमें रोल नंबर का वैल्यू था, तो अब रोल नंबर के वैल्यू में s.roll, क्योंकि s यहाँ पे क्यों लगा है, आप इसको ऐसे समझो कि एड्रेस S1 है, मतलब S1 का एड्रेस S2 में जा रहा है, तो S1 का स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए उसी नाम से S1.roll स्टोर किए और फाइनली हमारा सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। तो फाइनली जो पहला प्रिंट हो रहा होगा आउटपुट वो हो रहा होगा S1 यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि पहला फंक्शन वही था, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। मतलब अगर हम बात करें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, उस ऑब्जेक्ट का पूरा एड्रेस दूसरे ऑब्जेक्ट को दिया गया
और वहां से वो चीज जो देने का प्रोसेस बना, जो असाइन करने का ये जो प्रोसेस था S2 S1 2, हुआ ये कि इस लाइन को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि इस लाइन को समझने से इस लाइन को अगर हम तोड़े तो स्टूडेंट S2 नाम का पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाया गया, और S2 नाम का जब कॉल हुआ तो वो वापस से फंक्शन कॉल हुआ, और वापस से जब फंक्शन कॉल हुआ तो S2 में हमने क्या किया, S1 को असाइन कर दिया। मतलब S1 का जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास स्टूडेंट को कॉल कर रहा था, उसका जो पूरा एड्रेस है वो S2 में दे रहे थे, और S2 में देते ही ये प्रोसेस यहां पर आया और यहां पर पैरामीटर की तरह पास किया और वापस से पूरा फंक्शन चलाया। तो इस तरह से फाइनल आउटपुट हमारा इस तरह आया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये मेजर 3 टाइप्स थे कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब जो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो अब आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, आप ओवरलोडिंग कंसेप्ट आप पहले भी सुन चुके हो। याद कीजिए, जब मैंने फंक्शंस के टॉपिक पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने बहुत ही क्लियर वे में बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक फंक्शन का नाम जो अलग अलग काम कर रहा होता है। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कुछ नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन है। तो यहां पर मतलब ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन तो है, तो वो फंक्शन एक ही नाम का होगा लेकिन अलग अलग काम कर रहा होगा। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल भी समझें तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये देखो, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया गया, उसके हेल्प से हम 3 फंक्शन बना रहे हैं। स्टूडेंट जिसमें रोल 0 और नेम अननोन, फिर स्टूडेंट आर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जहां पर रोल को आर में स्टोर किए और नेम अननेम कर दिए, और फिर इंट आर नाम का लिए और स्ट्रिंग एन नाम का टाइप लिए और रोल में आर स्टोर कर दिए और नेम में एन स्टोर कर दिए, और फाइनली डिस्प्ले करा दिए सारा एक एक करके। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट S1 कॉल हुआ। S1 कॉल होते ही अब यहां पर एक चीज, चूंकि हमने 3 अलग अलग फंक्शन बनाए जिसको 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर है, तो यहां पर 3 अलग अलग तरह से हम कॉल कर रहे होंगे। क्योंकि पहला में क्या है, पहला अगर हम ध्यान दें तो पहला जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा और तीसरा पैरामीटराइज्ड है, लेकिन पैरामीटराइज के साथ साथ ये अलग अलग टाइप भी हैं। यानी यहां पर एक पैरामीटर ले रहा है और इसमें 2 पैरामीटर से ले रहा है, तो उसी तरह से अलग अलग वैल्यू भी जा रहा होगा। तो पहला जो है स्टूडेंट S1, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा, और कॉल करते ही इस लाइन पर आ रहा होगा और स्टूडेंट को असाइन कर रहा होगा। तो जब स्टूडेंट को असाइन किया गया तो रोल 0 नेम अननोन, ये असाइन हो गया S1। अब वापस से S2 आ रहा होगा, S2 मैच किया एक वैल्यू के साथ, एक वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रोल में R वैल्यू गया, जो R कितना है 101, तो रोल में 101 हो रहा होगा और नेम अननेम होगा। मतलब समझना, अगर हम पहला स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल करें तो वहां पर R का रोल नंबर का वैल्यू 0 और नेम का वैल्यू अननोन, दूसरे में स्टूडेंट का वैल्यू, स्टूडेंट नाम में रोल नंबर का वैल्यू कितना है 101 है, क्योंकि 101 असाइन किया गया है, और नेम अननेम है, यहाँ अननोन था यहाँ अननेम है। अब तीसरा बात करें, तीसरा जब है तो यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स लिया गया, वो 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर गया और यहाँ पर जाते ही स्टूडेंट नाम वाला फंक्शन में तीसरा में क्या है, रोल में R स्टोर किया जो 202 है और नेम में निखिल स्टोर किया। तो इस तरह से 3 अलग अलग फंक्शन बने। अब तीनों को एक एक करके प्रिंट किया गया, S1 का डिस्प्ले किया गया तो रोल प्रिंट करो और नेम प्रिंट करो, तो रोल प्रिंट करके 0 आ रहा होगा। तो अगर देखें तो तीनों का जब डिस्प्ले किए गए तो रोल में 0 और नेम अननोन आ रहा होगा। दूसरा जब कॉल किया डिस्प्ले तो रोल 101, क्योंकि 1 असाइन कर रहा था, वो एक वैल्यू ले रहा था 101 और नेम अननेम रख रहा होगा। और तीसरा जब करेंगे तो रोल S21, क्योंकि वहां 2 आर्गुमेंट्स ले रहा था, तो वहां पे 2 आर्गुमेंट लिया 202 और निखिल, तो 202 और निखिल प्रिंट हो रहा होगा। और फाइनली इस तरह से पूरा कोड काम कर रहा होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का रियल लाइफ में काम क्या हुआ, तो अभी तक हमने समझा कि हुआ क्या कि एक वेरिएबल बनाए क्लास नाम का जब वेरिएबल बनाए तो उसमें एक और फंक्शन बना दिए ताकि स्पेस बच गया। अब मान लो कि आपको अलग अलग काम कराना है, अलग अलग चीज करवाना है और आपको मेमोरी बचाना है, तो आप है जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करोगे, जहां पर एक ही फंक्शन के नाम के साथ
अलग अलग ऑपरेशन आप कर रहे होगे और अलग अलग चीज क्रिएट कर रहे होगे और अलग अलग परफॉर्मेंस कर पा रहे होगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग काम आ रहा होता है, जहां पर एक ही फंक्शन यानी एक ही स्पेशल मेंबर फंक्शन जो क्लास के नाम की तरह इक्वल होता है, सेम होता है, उसके साथ साथ हम अलग अलग पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम उसको अलग अलग काम के लिए परफॉर्म कर पा रहे होते हैं और अलग अलग टास्क असाइन कर पा रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। अब ये टॉपिक को ऐसे समझो कि कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में बनाना। डिस्ट्रक्टर कहां से आया, डिस्ट्रक्ट से आया। तो डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना या खत्म करना। तो हुआ ये कि कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमारे मेमोरी में जो स्पेस बन रहा था उसको हम लोग उस स्पेस को हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। और उसी खत्म कर मतलब वो स्पेस को खत्म करना इन द सेंस बचाने के लिए एक प्रोसेस, एक कंसेप्ट C++ में इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर। मतलब जो भी अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे थे उसको हम लोग उसके स्पेस को हम लोग वापस से नेगलेक्ट यानी जीरो बना सकते हैं। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया था डिस्ट्रक्टर, जहां पर ये काम इस तरह से कर रहा था कि अगर नॉर्मली समझे स्टूडेंट नाम का यहाँ पे फंक्शन बनाया गया और स्टूडेंट नाम का जब ये फंक्शन बनाया गया सेम क्लास नाम की तरह, तो जब आपको डिस्ट्रक्टर बनाना होता है तो डिस्ट्रक्टर भी बन रहा होता है सेम आपके क्लास नाम का, बट उसके आगे एक सिंबल स्पेशल लगता है जिसको बोलते हैं टिल्ड। और इस तरह से मतलब टिल्ड और यहाँ पे लिखना होता है क्लास का नेम और ये इसके अंदर वो फंक्शन। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो टिल्ड के साथ लगता है और वो कंस्ट्रक्टर का जो स्पेस लिया गया हो मेमोरी में उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। अब चूंकि यहां पर क्लास का नेम सेम था तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था, तो ये डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होगा क्योंकि क्लास का नाम सेम रहता है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे गौर करें तो स्टूडेंट नाम का क्लास हमने बनाया था और स्टूडेंट नाम के फंक्शन में हमने सी आउट किया था कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1 नाम का, तो S1 नाम का जैसे ही क्रिएट हुआ कॉल तो ये जो यहाँ पर ये फंक्शन आया और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट हो गया और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आउटपुट दिखा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक और वो स्टूडेंट नाम का फंक्शन देखा जो जिसके आगे टिल लगाया गया, मतलब ये डिस्ट्रक्टर है और यहाँ पर सी आउट प्रिंट हो रहा होगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर आ रहा होगा फिर डिस्ट्रक्टर आ रहा होगा। लेट सपोज ये 5 बाइट का टोटल है जो स्पेस लिया था, जो उस 5 बाइट को ये खत्म कर रहा होगा ये फंक्शन। और ये जो मतलब हुआ ये कि कंस्ट्रक्टर पहले अपना सारा काम कर दिया, आउटपुट दे दिया और जब आउटपुट दे दिया तो उसका जो स्पेस था उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम स्टूडेंट नाम का ये डिस्ट्रक्टर किया और वापस से वो फंक्शन का जो भी स्पेस 5 बाइट था उसको बना दिया 0 बाइट्स। और फाइनली जब हम आउटपुट देख रहे होंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा होगा। मतलब अगर हम समरी में समझे कि आपने क्या किया, अगर नॉर्मल समझे तो आपने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर क्लास नाम का एक फंक्शन बनाया जिसको आप कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसके हेल्प से मान लो कि आपने एडिशन करने का काम किया, वो एडिशन करके शो कर दिया वैल्यू। अब आप चाहते हो कि वो जो फंक्शन हमने बनाया था उसका जो स्पेस था उसको खत्म करने के लिए हमने यूज किया डिस्ट्रक्टर का और उसका जो भी स्पेस था वो मेमोरी से हटा दिया और फाइनली उस मेमोरी को हमने बचा लिया। इस बचाने के प्रोसेस से हमारा एप्लीकेशन फास्ट हुआ, एफिशिएंट हुआ और वो परफॉर्मेंस अब अच्छा कर रहा होगा। तो इस तरह से कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में भी हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ आते हैं और वहाँ पर हमें ऊप्स कंसेप्ट को यूज करके हम उस चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज का क्लास ये पूरा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पर था। इसमें भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे टाइप के होते हैं जो सेम काम कर रहे होते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आपके कमेंट करने और आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड टेक केयर। बाय।